अच्छा, दिल्ली भारत की राजधानी है, ये तो हम सबको पता है। पर क्या ये बात पता है कि ये शहर कभी एक बहुत बड़े साम्राज्य का दिल हुआ करता था? और वो भी एक ऐसा साम्राज्य जो खुद कई शहरों से मिलकर बना था। तो चलिए, आज दिल्ली सल्तनत की उसी कहानी में गोता लगाते हैं। एक ऐसी कहानी जिसने ना सिर्फ इस शहर को, बल्कि कह सकते हैं कि पूरे उपमहाद्वीप को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और यही सवाल तो इस पूरी कहानी की जान है। मतलब कोई शहर एक एम्पायर का, एक साम्राज्य का सेंटर बनता कैसे है? दिल्ली हमेशा से इतनी इंपॉर्टेंट तो थी नहीं, तो फिर आखिर हुआ क्या? ऐसा क्या बदला कि ये शहर इतना पावरफुल हो गया कि इसने सदियों तक हमारे सबकॉन्टिनेंट की किस्मत लिख दी? आइए मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। देखिए, दिल्ली का एक ताकतवर राजधानी बनना कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। नहीं, इसकी नींव तो सदियों पहले रखी जा रही थी। तो सबसे पहले आइए यही देखते हैं कि ये शहर गुमनामी से निकलकर सत्ता के इतने ऊंचे मकाम तक पहुंचा कैसे। आज जब हम दिल्ली के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? एक शहर, है ना? लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। दिल्ली सल्तनत सच पूछिए तो कोई एक शहर था ही नहीं, बल्कि ये तो शहरों का एक पूरा का पूरा क्लस्टर था। दहली, कुहाना, सीरी, जहांपरा, ये सब एक ही बड़ी फैली हुई राजधानी के अलग अलग हिस्से थे और इन्हें अलग अलग सुल्तानों ने अपने अपने वक्त में बसाया था। ये सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन इतिहास में दिल्ली का दबदबा कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। जी हाँ, 12वीं सदी से पहले ये सत्ता का कोई बड़ा सेंटर नहीं था। इसे पहली बार राजधानी बनने का मौका मिला तोमर राजपूतों के समय में। इसका मतलब ये हुआ कि सुल्तानों के आने से भी पहले दिल्ली एक बड़ा कमर्शियल हब बन चुका था। यहाँ अमीर जैन व्यापारी रहते थे। उन्होंने कई मंदिर भी बनवाए, और तो और यहाँ देहलीवाल नाम के सिक्के चलते थे, जिनकी बाजार में काफ़ी वैल्यू थी। तो कह सकते हैं कि यही वो मजबूत आर्थिक बुनियाद थी जिस पर आगे चलकर सल्तनत की इतनी शानदार इमारत खड़ी हुई। और फिर 13वीं सदी की शुरुआत के साथ दिल्ली में एक बिल्कुल नए दौर का आगाज हुआ। दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और अगले 300 से भी ज़्यादा सालों तक यहाँ किसी एक ने नहीं, बल्कि 5 अलग अलग राजवंशों ने हुकूमत की। तो चलिए एक एक कर इन राजवंशों से मिलते हैं। ये टाइमलाइन देखिए, ये हमें उस बहुत लंबे सफर की एक झलक देती है। शुरुआती तुर्की शासकों से लेकर लोधी वंश तक हर एक ने सल्तनत के इतिहास में अपना एक चैप्टर जोड़ा। ये कोई छोटा मोटा टाइम पीरियड नहीं था। ये 320 सालों का एक ऐसा लंबा दौर था जिसने जिसने इस पूरे सबकॉन्टिनेंट का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर सुल्तानों ने इतने बड़े और इतने डाइवर्स एम्पायर को संभाला कैसे? उनका शासन चलाने का तरीका कुछ बड़े ही हैरान करने वाले और अनोखे आइडियाज़ पर टिका था। आइए ज़रा देखते हैं कि वो कौन से तरीके थे जिनसे उन्होंने अपनी ताकत को बनाए रखा। ये एक शब्द, बंदगान, ये सल्तनत के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को समझने की चाबी है। देखिए, ये सिर्फ गुलाम नहीं थे, नहीं, ये वो खास किस्म के गुलाम थे जिन्हें खास तौर पर मिलिट्री सेवा के लिए खरीदा जाता था और फिर उन्हें सल्तनत के सबसे बड़े और जिम्मेदार पदों के लिए बहुत ही ध्यान से ट्रेन किया जाता था। जरा इस बात पर गौर कीजिए, ये सलाह सुल्तानों को दी जाती थी। उस दौर के बड़े बड़े जानकार ये मानते थे कि एक काबिल और तजुर्बेकार गुलाम एक सगे बेटे से भी बेहतर है। सोचिए जरा, और यही सोच उनकी पूरी हुकूमत की बुनियाद थी। लेकिन ऐसा क्यों? मतलब सुल्तान अपने बेटों या बड़े बड़े सरदारों से ज्यादा इन गुलामों पर भरोसा करते क्यों थे? वजह बहुत सीधी सी थी। देखिए, बेटों और सरदारों के तो अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस हो सकते थे, है ना? लेकिन ये बंदगान, ये तो पूरी तरह से अपने मालिक यानी सुल्तान पर डिपेंडेंट थे। इनकी वफादारी पर कोई शक हो ही नहीं सकता था, क्योंकि इनका तो पूरा वजूद ही सुल्तान की मेहरबानी पर टिका था। अब जाहिर है, किसी भी एम्पायर को चलाने के लिए पैसा तो चाहिए ही। तो सल्तनत ने अपनी इतनी बड़ी सेना और एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए एक बड़ा सिस्टमैटिक टैक्स सिस्टम बनाया। इसमें 3 मेन टैक्स थे। पहला, खेती पर, जिसे खराज कहते थे, और ये किसान की उपज का लगभग 50% होता था। दूसरा, मवेशियों पर टैक्स, और तीसरा, घरों पर टैक्स। सल्तनत का इतिहास सिर्फ लड़ाई और पॉलिटिक्स का ही नहीं है। नहीं, इसमें कुछ ऐसी कहानियां भी हैं जो उस दौर के समाज की असली कश्मकश को सामने लाती हैं। और ऐसी ही एक कहानी है एक रानी की, एक ऐसी रानी जिसने सचमुच इतिहास को चुनौती दे दी थी। ये बात है सुल्तान इल्तुतमिश की।
उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो उस जमाने के हिसाब से किसी रेवोल्यूशन से कम नहीं था। उन्होंने क्या किया कि अपने बेटों को साइड करके अपनी बेटी रज़िया को अपना वारिस चुन लिया, और 1236 में रज़िया दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी महिला सुल्तान बनी। और उनकी काबिलियत का आलम यह था कि उस जमाने के इतिहासकार भी उसे नज़रअंदाज नहीं कर पाए। मिन्हाज सिराज, जो रज़िया के कोई बहुत बड़े फैन नहीं थे, उनको भी ये बात लिखनी पड़ी कि वो अपने सभी भाइयों से कहीं ज्यादा काबिल और लायक थी। और बस यही वो सबसे बड़ी मुश्किल थी जिससे रज़िया को जूझना पड़ा। एक तरफ तो उनकी जबरदस्त काबिलियत थी जिसे हर कोई मानता था, और दूसरी तरफ समाज के वो कायदे कानून जो एक औरत को हुक्मरान मानने के लिए तैयारी नहीं थे। जैसा कि मिन्हाज ए सिराज ने लिखा, सवाल ये था कि जब खुदा ने ही उन्हें मर्दों के लिस्ट में नहीं रखा तो इतनी सारी खूबियों के बावजूद उन्हें हासिल क्या हो सकता था। पर रज़िया अकेली नहीं थी। उस दौर में और भी महिला शासक थीं, लेकिन उन्होंने रास्ते अलग अलग अपनाए। जैसे वरंगल की रानी रुद्रमा देवी, उन्होंने अपने शिलालेखों पर अपना नाम मर्दों जैसा लिखवाया और एक मर्द होने का दिखावा किया। वहीं दूसरी तरफ रज़िया ने अपनी पहचान को पूरी तरह अपनाया और एक महिला के तौर पर ही शासन किया। हर बड़े साम्राज्य की तरह दिल्ली सल्तनत के सामने भी बड़े बड़े चैलेंजेस आए, और हाँ, सल्तनत खत्म भी हो गई, लेकिन उसके कुछ आइडियाज आज भी जिंदा हैं। तो आइए सल्तनत के आखिरी दौर और उसकी इस लेगेसी को समझते हैं। सल्तनत की स्टेबिलिटी पर ना हमेशा दो तरफ से खतरा बना रहता था। एक तरफ तो सरहदों पर चंगेज खान के मंगोलों के हमलों का डर था, तो दूसरी तरफ एम्पायर के अंदर ही इतने ताकतवर सरदार और जमींदार थे जो दिल्ली की हुकूमत को लगातार चैलेंज करते रहते थे। 14वीं सदी के बहुत मशहूर ट्रैवलर थे इब्न बतूता। उन्होंने बताया है कि इन सरदारों पर काबू पाना कितना मुश्किल काम था। वो लोग बांस के इतने घने जंगलों में किले बना लेते थे जो किसी दीवार से कम नहीं थे, और इतने मजबूत कि आग भी उन पर असर नहीं कर पाती थी। उन्हें हराने के लिए सुल्तान को एक बहुत बड़ी और ताकतवर फौज भेजनी पड़ती थी। तो राजवंश बदलते रहे। तुगलकों के बाद सैयद आए, फिर लोदी आए, और 1526 में आखिरकार सल्तनत का दौर खत्म हो गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। हुक्मरान तो चले गए, पर उनका बनाया हुआ जो एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका था ना, वो शासन का आइडिया, वो यहीं रह गया। और शायद यही दिल्ली सल्तनत की सबसे बड़ी लेगेसी है। देखिए, शेरशाह सूरी, जिसने कुछ टाइम के लिए मुगलों को दिल्ली से भगा दिया था, उसने अलाउद्दीन खिलजी जैसे सुल्तानों के ही एडमिनिस्ट्रेशन के तरीकों को अपनाया और उन्हें और बेहतर बनाया। और फिर जब महान मुगल बादशाह अकबर ने अपना साम्राज्य जमाया, तो उन्होंने शेरशाह के उसी सिस्टम को अपना मॉडल बना लिया। तो एक तरह से वो आइडिया चलता रहा। तो इस कहानी को हम इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। दिल्ली सल्तनत का पॉलिटिकल वजूद तो खत्म हो गया बिल्कुल, लेकिन उसके बनाए हुए शासन के तरीके आने वाले साम्राज्यों की नींव बन गए। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या कोई साम्राज्य अपने आखिरी राजा के साथ सच में मर जाता है, या फिर जब तक उसके आइडियाज जिंदा हैं वो किसी ना किसी शक्ल में हमेशा हमेशा जिंदा रहता है।